हेलो फ्रेंड्स, अभियान सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। माय नेम इज़ आलोक सिंह और आज हम द हिंदू का एक नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है, यानी कि खेतों में जो पराली जलाई जाती है अक्टूबर नवंबर के मंथ में, उस इशू से रिलेटेड है। और इस टॉपिक का जो हेडलाइन है वो है रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन रूटेड इन एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि स्टबल बर्निंग क्या होता है, उससे एसोसिएटेड इश्यूज क्या हैं, क्या क्या कॉज ऑफ कंसर्न है और इनके पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या रेमेडी ली जा रही है और ली जानी चाहिए। और ये जो रेमेडीज़ ली जाएंगी ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट को ही हैंडल करने के लिए नहीं, रेदर इनका जो है इन सीटू ट्रीटमेंट अगर हो रहा है, यानी कि गांव में ही हो रहा है, तो ये गांव की इकोनॉमी यानी कि रूरल इकोनॉमी को कैसे जो है हैंडल कर सकती हैं। तो दिस आर्टिकल इज टोटली बेस्ड ऑन दिस कि कैसे एक सस्टेनेबल प्रोसेस हम अडॉप्ट करके एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो है रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर सकते हैं और एक पॉसिबल सॉल्यूशन जो स्टबल बर्निंग का है हम उसको हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे यू नो कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में पिछले कई सालों से स्टबल बर्निंग का इश्यूज हमेशा से अराइज होता रहा है। स्टबल बर्निंग हिंदी में जिसे पराली बोलते हैं, पराली जो खेतों में जलाई जाती है। पैडी की खेती यानी कि धान की खेती जो है जून जुलाई के महीने में धान की जो फसल को बोया जाता है और इनको जो है अक्टूबर नवंबर के मंथ में काटा जाता है। लेकिन जो स्टबल होता है, ये पराली होता है, इनका कोई भी लार्जर बेनिफिट फार्मर्स के लिए नहीं होता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए फार्मर्स क्या होते हैं, किसान जो होते हैं खेतों में ही इस पराली को जो है जला देते हैं, राइट, ताकि इनसे इनको निजात मिल जाए। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी नेगेटिव इन्वायरमेंट में पड़ता है। आप देखते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टबल बर्निंग जो है, यानी कि जो भी पैडी की फार्मिंग होती है, वो वेस्टर्न यूपी अलॉन्ग विद पंजाब और हरियाणा में ये इशू क्वाइट पॉपुलर है। वहाँ के फार्मर जो है खेतों में जो है अपनी पराली को जला देते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि दिल्ली एनसीआर जैसे रीजन जो हैं, इस टाइम पे जब स्टबल बर्निंग की वजह से पूरी एक फॉग टाइप कंडीशन हो जाती है, एक पॉल्यूशन हो जाता है। दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ आप देखते हो कि धुंध जैसा फेनोमेना आकर होता है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा से जो है फार्मर्स को मोटिवेट कर रही है ताकि वो एक पॉसिबल स्टेप और सस्टेनेबल प्रोसेस पे जो है फार्मर्स लेके जो है स्टबल बर्निंग जैसे स्टबल्स को जो है हैंडल कर सके। तो हमारा टॉपिक इसी इशू पे बेस्ड है और हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या पॉसिबल इश्यूज हैं उसके साथ एसोसिएटेड, उनका सोल्यूशन क्या है और कैसे वो रिन्यूएबल रूरल इकोनॉमी की जो है रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ डिस्कशन में आपको डिस्कशन में बता दूं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल हुआ, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम इनका यूज़ करते आ रहे हैं, राइट। लेकिन इनका नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा है कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हैज़र्डस रहे हैं, इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही ज़्यादा रहा है और ये जो है एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे फिनोमेना को टाइम एंड अगेन अकर करते रहे। और बिसाइड्स इन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की अपनी एक लिमिटेशन है कि ये जिन सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यानी जहाँ से ये सोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनका सोर्सेज जो है लिमिटेड है, राइट। अगर आप पेट्रोल, डीजल या कोल कहीं से भी फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो एक सर्टेन लेवल तक, सर्टेन ईयर तक ही आप उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर अनसस्टेनेबल वे में, यानी कि जितना रिप्लेनिश होना चाहिए उससे ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये फिर से फिलअप नहीं हो पाएगा, राइट। तो इन्हीं को जो है हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। लेकिन हमारा जो डिस्कशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिनका कि कार्बन फुटप्रिंट जो है क्वाइट लो होता है, राइट। और इनका एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण पे थोड़ा और मिनिमलिस्टिक या कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे सिनेरियोज अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें तो कम से कम या ना के बराबर होता है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते क्या हैं, आपके जैसे हाइड्रो पावर से अगर हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट से हम अगर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और विंड एनर्जी से अगर हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं
तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, इनका जो हम यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं और इनका जो है रिसोर्सेज जो है मैंने कि जिन सोर्सेज से ये एनर्जी अराइज हो रही हैं इनका बाद में फिर रिप्लेनिशमेंट भी हो सकता है। अब सोलर एनर्जी से अगर हम कोई एनर्जी जनरेट करते हैं, यानी कि सन के थ्रू अगर हम सोलर पावर लेते हैं, तो ये तो सबसे पहले सोलर पावर डिमिनिश तो नहीं होगा, राइट, वो फिर से रिगेन करके आप नेक्स्ट डे उसका फिर से यूटिलाइजेशन कर सकते हो और टाइम फॉर ए लॉन्ग टाइम हम जो है इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसी पर्सपेक्टिव में 21st सेंचुरी में अराउंड द वर्ल्ड जो है एक कॉमन कंसेंसस बिल्ड हो चुका है कंट्रीज के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को हैंडल करना है। इसलिए जो एनर्जी बास्केट ऑफ एनर्जी जो कंट्रीज यूज करती आ रही, यानी कि कोल, फॉसिल फ्यूल जैसे इश्यूज पे जो इनकी इंडस्ट्रीज का डिपेंडेंस रहा है, इसको रिड्यूस किया जाए और मोर एंड मोर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जो है कंट्रीज अपनी इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी को मूव अप करें। तो इंडिया के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपने देखा कि 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी उसमें इंडिया ने अपने एम्बिशियस टारगेट रखे थे कि वो कैसे जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ अपनी इकोनॉमी को मूव अप करेगा और कोल बेस्ड जितनी भी उनकी इंडस्ट्रीज हैं या जो भी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, इस पे कोल पे जो है अपनी डिपेंडेंसी लो करेगा, राइट। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे हैं और अपने अपने टारगेट गोल रहे हैं। लेकिन COP26 अभी पिछले साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक पंचामित्र वो लिया था, एक प्रण लिया था कि 2070 तक 2070 तक जो है नेट कार्बन एमिशन जो है जीरो कर देंगे वो इंडिया के लिए। माइंड यू कि ये 2070 में टारगेट रखा गया है कि 2070 तक हम अपना नेट कार्बन एमिशन जो है जीरो कर देंगे। साथ ही साथ बाय 2030 यानी कि 2030 तक हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी होगा उसके थ्रू हम 500 गीगावाट का एनर्जी जो जनरेट करेंगे। और उससे पहले अभी जो 2022 का ईयर चल रहा है, ये 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी उसमें ये टारगेट रखा गया था कि बाय 2022 यानी कि 7 सालों में हम रिन्यूएबल एनर्जी से 165 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेंगे, जिसमें जो 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा से हम जनरेट करेंगे, राइट। और ये टारगेट बहुत ही अच्छे से इंडिया ने अचीव भी कर लिया है। तो ये इंडिया के अपने वोज हैं और ये अब सर्टेन फैक्ट्स हैं जिसको आप देख सकते हो कि कैसे गवर्नमेंट का एम्फेसिस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। और इंडिया जो है 4th पोजीशन वर्ल्ड में होल्ड करता है विद पर्सपेक्टिव ऑफ ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया के जो है ग्लोबली जो है 4th रैंकिंग होती है अभी, राइट। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का जो एम्फेसिस है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कि ऑफ अ रिसेंट कैसे जो है गवर्नमेंट कोल बेस्ड और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मूव अप करके रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज की तरफ अपनी इकोनॉमी को मूव अप करेगी। उसके बियॉन्ड जो गवर्नमेंट ने बजट यानी कि जो ऑफ अ रिसेंट बजट जो पेश किया गया था, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बजट ऑफ अ रिसेंट जो पेश किया है ऑन February 1, 2022, उन्होंने एक टारगेट दिया था कि जो हमारी पावर प्लांट्स है ना, थर्मल पावर प्लांट्स, उसमें जो है 5 to 10% को फायरिंग एट एवरी थर्मल पावर प्लांट जो है बायोमास पिलेट्स के थ्रू होनी चाहिए। यानी कि जितने भी इंडिया में थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनकी एनर्जी डिपेंडेंसी कोल पे यानी कि कोयले पे आधारित उनकी जो है इंडस्ट्रीज़ की जो भूमिका बनी हुई है, उनमें जो है कोयले के साथ यानी कोल के साथ 5 से 10% जो है ये बायोमास पेलेट्स बनाए जाएंगे। आप ये बायोमास पेलेट्स क्या होते हैं आप जानते हो कि ऐसे फ्रेंड्स की जो ये स्टबल्स हुए जो राइस के यानी कि जो धान के खेत की जो स्टबल यानी कि पराली हुई, उनका यूटिलाइजेशन करके उनकी प्रोसेसिंग करके ऐसे पेलेट्स के फॉर्म में बनाया जाता है। और सिर्फ पैडी का ही नहीं, सॉडस्ट लकड़ी का जो बुरादा होता है, पीनट, ये देखो आप मूंगफली का जो छिलका होता है, या स्क्रैप टिम्बर, पेड़ के जो छिलके होते हैं, राइस हस्क, धान की जो वो हस्क होता है उसके यूटिलाइजेशन के थ्रू, या लकड़ियाँ जो काटते हैं, ये ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं पर इनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग करके इनको पिलेट्स के फॉर्म में बनाया जाता है। पिलेट्स आप देखते हो इनका शेप ऐसा है और ये कोयले के साथ अगर इनको जलाया जाए, राइट, अगर कोयले के साथ मिक्स करके इनको थर्मल प्लांट्स में जलाया जाए तो एक तो कोल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। अगर 5 से 10% सोर्सेज जो है आप बायोमास पिलेट्स के थ्रू ही यूटिलाइज कर रहे हो तो, और फिर डायरेक्ट ये नंबर तो आपको दिख ही रहा है कि कोल पे डिपेंडेंसी अराउंड 5 to 10% जो लो हो जाएगी। और कोल का अपना एक कार्बन फुटप्रिंट होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और भी ग्रीन हाउस गैसेज जो है यहाँ से एमिट होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कोल थर्मल पावर प्लांट से एमिट होती हैं। तो जब अगर हम बायोमास पेलेट्स इनका यूटिलाइजेशन करेंगे तो लो अमाउंट ऑफ जो एमिशन होगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने 2022 वाले जो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये टारगेटिंग दी थी कि हम 5 to 10% जो है अपने थर्मल पावर प्लांट्स की फायरिंग जो है इन बायोमास पेलेट के थ्रू होगा। और इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखते हैं कि ये ट्रांजिशन जो है अराउंड 38 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को जो है ना रोकेगा। आप सोचो कितना पॉजिटिव बेनिफिट है कि अब 38 मिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है लो होगा, यानी कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, राइट। और ये जो है मिटिगेट करेगा तो प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग, खेतों में आप जो पराली जला रहे हो उसकी भी प्रॉब्लम को हैंडल अप करेगा कि अगर आप जो राइस स्टबल है, यानी कि जो भी ये स्टबल आप खेतों में जला रहे हो, पराली जला रहे हो, इनका यूटिलाइजेशन करके अगर हम जो है ऐसे बायोमास पेलेट्स अगर बनाएं तो ये जो है स्टबल बर्निंग जैसी समस्या को भी हैंडल करेगा और गांव में जो है लोगों को एक्स्ट्रा इनकम, जो फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम देगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगा। इस टॉपिक पे हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में ये क्या है। तो ये ऑल्दो एडिटोरियल में नहीं मेंशन है, पर आपकी एक बैकग्राउंडल इन्फॉर्मेशन के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था कि गवर्नमेंट का एम्फेसिस कैसे ऑफर रिसेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ता जा रहा है और उनकी जो टारगेट जो है ये आप COP26 और पेरिस क्लाइमेट डील में गवर्नमेंट ने क्या क्या टारगेट्स रखे थे और उन्हीं के परसुएंस में जो है ये सारा स्टेप लिए जा रहा है। और इसी बैकग्राउंड पे जो एग्रीकल्चरल इशू है, जो स्टबल बर्निंग इशू है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है क्लाइमेट चेंज के लिए और मोर एम्फेसिस ऑन स्टबल बर्निंग, उस पर एम्फसाइज है कि उसका पॉजिटिव सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा सकता है। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है, ये देखते हैं कि पंजाब में ऑफ ए रिसेंट संगरूर डिस्ट्रिक्ट में एक बायो एनर्जी प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है एक प्राइवेट कंपनी द्वारा, राइट। और ये जो है कॉम्प्रेस्ड बायो गैस जो है बनाएगी पैडी स्ट्रॉ से, यानी कि जो आपकी स्टबल है धान की, जो पराली की जो आपकी जो स्टबल रह जाता है उसके यूटिलाइजेशन के थ्रू जो है कॉम्प्रेस्ड बायो गैस डेवलप किया जाएगा, राइट। और ये एग्रीकल्चरल वेस्ट, यानी कि जो खेतों में आप पराली जो जला रहे हो उसको यूटिलाइज करके बायोगैस बनाएगा और बायोगैस अगर बनाया जा रहा है तो इनको जो इंडस्ट्रीज को सेल किया जाएगा और उससे जो वेल्थ जनरेट होगा। तो ये वेस्ट टू वेल्थ, राइट, वेस्ट टू वेल्थ जनरेट करने की एक पॉसिबल सॉल्यूशन दिखाए बिल्डअप हो सकता है। तो ये एक केस स्टडी सिनेरियो है, ये न्यूज़ में रहा है और ये सिर्फ पंजाब में ऐसा अभी इनिशिएट किया गया, लेकिन ये बाकी स्टेट में भी इक्वली कैपेबल है ऐसे प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाए ताकि गांव की इकोनॉमी जो है प्रॉपरली अपलिफ्ट हो सके और ये जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और स्टबल बर्निंग वाला जो इश्यूज है वो रूरल लेवल पे ही टैकल अप किया जा सके। तो ये एक विन विन सिचुएशन हर किसी के लिए होगी कि प्रॉपरली क्लाइमेट चेंज भी एड्रेस होगा और जो वेस्ट जो जिनका कोई भी बेनिफिट फार्मर्स किसानों के लिए नहीं होता, तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, तो उसको जो है फार्मर्स सेल करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। अब पराली जो स्टबल बर्निंग हम करते हैं उससे इशू क्या रह जाता है, जैसा मैंने डिस्कस किया कि हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पंजाब में स्टबल बर्निंग का इशू जो है क्वाइट कॉमन है, जिसमें फार्मर जो पैडी के स्टबल होते हैं उसको डिस्पोज कर देते हैं, यानी कि वो ऐसा इनको क्विकेस्ट मोड ऑफ रेमेडी जो होता है, सबसे क्विकेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन यही होता है कि खेतों में जला दो, काट के घर पे कौन लाएगा, राइट। उनका कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं है इन फार्मर्स के लिए, तो दे ट्राई कि उसको खेतों में ही जला दिया जा रहा है, राइट, बाई सेटिंग इट ऑन फायर टू प्रिपेयर फील्ड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। तो इनिशियली जितना जल्दी जो खेतों को खाली कर दिया जाएगा तो फिर इनकी प्लविंग करके यानी कि जुताई करके आप नेक्स्ट क्रॉपिंग के लिए इन फील्ड को जो है प्रिपेयर कर सकते हो, राइट, 3 से 4 हफ्तों के बीच, यानी कि 1 महीने के अंदर जो है आप पैडी की जो क्रॉप को काटते ही आप नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो अपने खेतों को जो है तैयार कर सकते हो। तो सबसे क्विकेस्ट सॉल्यूशन जो किसानों को दिखता है कि पराली को आग लगा दो और अब इससे इस प्रॉब्लम से जो है सॉल्यूशन इनको मिल जाएगा, राइट। और ये सिर्फ किसी छोटे फार्म लैंड्स में नहीं एसेंचुएटेड है, रेदर मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स, एक वास्ट स्टेट एरिया में जो है इन लैंड्स का जो है लोकेशन है जहाँ पे पैडी की फार्मिंग होती है, धान की खेती होती है। तो अब वास्ट लेवल पे अगर समझ लो कि अब एक एट ए टाइम जो है अगर आग लगा रहे हो तो ये स्टबल बर्निंग से जो धुआं उठेगा, जो
पर्टिकुलेट मैटर, जो डस्ट पार्टिकल्स उठेंगे या जो रेसिड्यूज होंगे वो कितना पॉल्यूशन कॉज करेंगे। और इसी का रिजल्टेंट है कि दिल्ली एनसीआर रीजन में, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे पूरा शहर जो स्मोक से इनगल्फ हो जाता है, यानी कि पूरे शहर के अराउंड जो दिल्ली एनसीआर में धुआं धुआं कवर हो जाता है, राइट। और हम ब्लेम लगाते हैं कि दिवाली में पटाखे न छोड़ो, लेकिन कॉज ऑफ कंसर्न जो है, मोर एम्फेसिस जो है स्टबल बर्निंग पे होता है। अब ये सिर्फ स्टबल बर्निंग एट ए टाइम सिर्फ अक्टूबर नवंबर में तो होती नहीं है, बाकी भी क्रॉप्स का जो है अदर देन दिस राइस और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनको जलाया जाता है। लेकिन जो जोग्राफिकल फेनोमेना इसके साथ एसोसिएटेड है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर नवंबर में जो है टेम्परेचर अराउंड नॉर्थ इंडिया जो है लो हो रहा होता है, यानी कि विंटर्स का जो शुरुआत हो रही होती है, ठंडियाँ शुरू होती है, तो टेम्परेचर जनरली कम होता है। तो फिजिक्स का एक बेसिक सा फेनोमेना है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी और टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी लो हो जाती है, राइट। तो नॉर्दर्न रीजन पे जो है आपकी जो, क्योंकि टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर इज फॉलिंग डाउन, तो यहाँ पे जो एयर डेंसिटी बढ़ जाती है और एयर हवा भी कम चल रही होती है, यानी एयर का मूवमेंट भी बहुत कम होता है। तो जो ये धुआं है ना, ये एसेंचुएटेड एट अ प्लेस होता है। मैंने कुछ दिन पहले अर्बन फ्लड का एक टॉपिक इशू डिस्कस किया था, जिसमें अर्बन हीट आइलैंड का एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, अर्बन हीट आइलैंड, कि कैसे जो है क्लाउड एक जगह एसेंचुएटेड हो जाते हैं शहरों में। वैसे ही अगर विंड का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये जो धुआं है, जो फॉग है, जो ये स्मोक है, वो शहरों के अराउंड एसेंचुएटेड नहीं होता है, और ये और एग्रेवेट कर देता है सिचुएशन को दिल्ली एनसीआर में ड्यूरिंग दिस टाइम, कि और भी ये सिचुएशन नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इसका पॉसिबल सोल्यूशन आपने देखा है कि अगर बारिश हो जाए तो क्लाउड क्लियर हो जाते हैं या हवा बहने लगे तभी जाके ये धुआं हटता है। तो ये एक जोग्राफिकल फेनोमेना है कि अक्टूबर नवंबर के ही टाइम पीरियड में इसी महीने पे ये सिचुएशन कैसे जो है इंक्रीज होता है। और ये जो है एनवायरमेंटल हैवॉक क्रिएट करता है, और ये ह्यूमंस अलॉन्ग विद द लाइफ स्टॉक के दोनों के हेल्थ पे जो है इशू एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सिर्फ पर्यावरण को ही ये नकारात्मक रूप से जो है इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन रेदर देन इंसानों को भी और साथ साथ जो भी लाइफ स्टॉक है, जानवरों, उनको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो ये सारा कुछ इशू है जो कि स्टबल बर्निंग से एसोसिएटेड है। अब इसके लिए हमें पॉसिबल कुछ सॉल्यूशन ढूंढने होंगे और कुछ सॉल्यूशंस लिए ही गए हैं। जैसे कि दिल्ली का जो अपना एक इशू है, दिल्ली में जो इस टाइम पे पोल्यूशन अराइज होता है, तो उनका आपने सुना होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ग्रैप बोलते हैं, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इनिशिएट किया है कि जिस लेवल का पॉल्यूशन है उस लेवल से जो है उस लेवल के इशू के अकॉर्डिंग जो है हम अपना एक्शन लेंगे ताकि पॉल्यूशन को जो है टैकल अप कर सकते हैं। उसी परसुएंस में ऑड एंड इवन स्कीम चलाई जाती हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उनकी प्रॉपर हैंडलिंग हो, फायर क्रैकर्स न जलाए जाएं, या कुछ भी ऐसे इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन है जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड हैं जिनसे कॉज पोल्यूशन कॉज होता है, उनको जो है रेगुलेट किया जाए। तो ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के थ्रू जो है दिल्ली में इस चीज़ की टैकलिंग की जाती है। और सिर्फ ये दिल्ली से ही रिलेटेड नहीं है, दिल्ली एनसीआर के विसिनिटी में यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट के साथ भी कोलेबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये स्टबल बर्निंग जैसा इशू जो है हम हैंडल कर सकते हैं। अब क्या क्या एक्शन लिया गया है और एक्शन प्लान क्या रहा है, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है CAQM जो है, इन्होंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया था, एक एक्शन प्लान है जो कि स्टबल बर्निंग को हैंडल अप कर सकते हैं। वो दो पर्सपेक्टिव पे बताते हैं, एक तो इन सीटू और दूसरा एक्स सीटू। अब ये इन सीटू एक्स सीटू क्या होते हैं, आपने जैसे एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम एराइज हो रही है, जहाँ पे एराइज हो रही है वहीं पे अगर इसका पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए, यानी कि अगर पराली जो है या स्टबल जो खेतों में जलाया जा रहा है और खेतों में ही जलाने की जगह इनका पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए, तो उनको जो है इन सीटू मैनेजमेंट बोलते हैं। और दूसरा है एक्स सीटू मैनेजमेंट। एक्स सीटू मैनेजमेंट का है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस सोर्स है, वहाँ से कहीं दूर ले जाके इनका जो है रेमेडी ढूंढा जाए। जैसे कि अब स्टबल खेतों में जलाया जा रहा है, तो यहाँ से जो है ये पराली को कलेक्ट किया जाए, गट्ठे में बनाया जाए और कहीं दूसरी जगह ले आके, जैसे बायोगैस कॉम्प्रेस पावर प्लांट्स में जो इनको लाया जाए, या बायोमास पेलेट कहीं और जाके बनाया जाए, तो उनको XC2 मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। तो ये दोनों जो है इस पर्सपेक्टिव पे जो है ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपने कुछ एक्शन प्लान बताए थे, जिसमें इन सीटू मैनेजमेंट में उन्होंने बोला था खेतों में ही ना जो पैडी के स्ट्रॉ हैं, यानी कि धान की जो पराली है, उनको जो है सॉइल में, यानी कि मिट्टी में, थ्रू द यूज़ ऑफ मशीन्स के यूटिलाइजेशन के थ्रू जो है इनमें मिट्टी के थ्रू मिट्टी में जो है इनको जो है मिक्स कर देना चाहिए। तो साउंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी सर्व होगा
और ये मशीन जो है हाईली सब्सिडाइज होंगी, यानी कि गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को ये मशीन को देगी हाईली सब्सिडाइड, यानी कि चीपर रेट पे ये मशीन्स फार्मर्स को दी जाएंगी। और इन मशीन्स के यूज़ के थ्रू जो है स्टबल है यानी कि जो पराली है उनको जो है इस खेत की मिट्टी में जो मिक्सअप कर दिया जाएगा, और एक 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद ये प्रॉपरली मिक्सअप हो जाएंगी और एक ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह, एक फर्टिलाइजर की तरह भी काम करेंगी। ये हुआ इन सीटू मैनेजमेंट। अब दूसरा जो उन्होंने एक्स सीटू मैनेजमेंट के लिए बोला था, ये है कि आप खेतों से जो है पराली को उठाएं, उनको जो है प्रॉपरली कलेक्ट करें, एक बंडल में बनाएं और इनको एक ऐसे सोर्स की तरफ ले जाएं जहां इनकी प्रोसेसिंग हो सके और इनका यूटिलाइजेशन अदर फॉर्म में हो सके। जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट में बायोमास पेलेट्स के फॉर्म में जो है राइस हस्क और राइस के जो है स्टबल्स का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो एक्स सीटू जो है आपका मैनेजमेंट क्या है कि इसमें जो पैडी स्ट्रॉ है, जैसे मैंने बताया बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ थर्मल पावर प्लांट जो है उनमें जो है को फायरिंग की जाए, यानी कोयले के साथ जो है बायोमास पेलेट्स आपने बनाए हैं थ्रू द यूज़ ऑफ दिस राइस स्टबल, इनका यूटिलाइजेशन करके एक्स सीटू मैनेजमेंट किया जा सकता है। दूसरा जो है आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में 2G एथेनॉल प्लांट्स, आप व्हीकल्स का देखते हो कि एथेनॉल बेस्ड या और भी ऐसे एनर्जी के सोर्सेज में एथेनॉल पे काफ़ी डिस्कशन होता है। तो एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है इन राइस हस्क और स्टबल के थ्रू किया जा सकता है, राइट। कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट्स में जैसे फीड स्टॉक सर्व कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में इन स्टबल्स का यूज किया जा सकता है। और दूसरा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि इन वेस्ट को जो वेल्थ के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इन राइस हस्क और स्टबल्स का जो यूज़ करके जो है एनर्जी जनरेट की जा सकती है, पैकेजिंग के लिए यूज़ की जा सकती है। तो ये एक्स सीटू मैनेजमेंट जो है एक रोड मैप, एक एक्शन प्लान जो है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी ने जो है रिकमेंडेशन दिया था कैसे जो है हम पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं स्टबल बर्निंग के लिए, राइट। अब देखते हैं कि नीति आयोग ने जो है कुछ अपनी जो है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें नीति आयोग ने जो है इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप यू जस्ट रिकमेंड अस सम पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी कि आप कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन हमें बताइए। नीति आयोग ने FAO से रिक्वेस्ट की थी और FAO ने जो है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो UN की एक एजेंसी है, उन्होंने कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन बताए थे जो कि सिर्फ स्टबल बर्निंग को ही नहीं हैंडल करेंगे, रेदर देन बिसाइड्स स्टबल बर्निंग जो है ये रूरल इकोनॉमी को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। अब देखते हैं कि क्या उन्होंने रिकमेंड किया था। उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो क्रॉप रेसिड्यू हैं इनका एक प्रॉपर सप्लाई चेन, मोर पर्टिकुलरली इन पंजाब, इनका जो एम्फेसिस था पंजाब पे था कि जो क्रॉप रेसिड्यू जनरेट हो रहा है इनकी एक प्रॉपर सप्लाई चेन बनाई जाए, जिसमें जो स्टबल हैं, जो पराली है खेतों में जलाई जा रही है, तो उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उनको ऐसे बंडल के फॉर्म में आप देखते हो खेतों में जो है किसान जो है या महिलाएं अपने सर पे रख के जो गेहूं या धान की जो गट्ठे जो बना के सर पे लेके जाते हैं, तो उनको कलेक्ट किया जाए, राइट। अब कलेक्शन के लिए आपको मैन की रिक्वायरमेंट होगी, इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप यहीं गांव से ही जो इंडिविजुअल्स को लीजिए और इन जो है स्टबल का कलेक्शन कीजिए, फिर इनका स्टोरेज एक जगह कीजिए, लेके आइए, ठीक है। और फिर जो है यहाँ स्टोरेज से जो है इनकी प्रोसेसिंग सेंटर्स पे इन स्टबल्स को जो ले जाया जाएगा और यहाँ पे राइस स्टॉक का जो है यूटिलाइज किया जाएगा और इसके थ्रू बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होगी। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होगी गट्ठे बनाने के लिए, फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होगी और फिर उनको प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा प्रोसेसिंग सेंटर्स पे, बायोगैस प्लांट्स पे या थर्मल पावर प्लांट्स के पास जो है। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डअप होगी, राइट। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी और इसके लिए बोला था कि अगर जो 30% ऑफ द राइस स्ट्रॉ है वो पंजाब में प्रोड्यूस होता है, यानी कि मेजॉरिटी है 30%, 1/3 ऑफ जो राइस स्ट्रॉ इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो पंजाब में होता है। और सिर्फ पंजाब के ही इशू को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को अराउंड 2200 करोड़ बजट की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो इस स्टबल को जो है, इस पराली को जो खेतों से हटा के प्रोसेसिंग सेंटर्स की तरफ ले जा सके विद इन 20 डेज, 20 दिन के अंदर। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि पराली को जो अब ये खेतों से हटा के प्रोसेसिंग सेंटर्स की तरफ ले जाएंगे और इनके खेतों में नहीं जलाया जाएगा, तो सबसे पहले तो ये जो हार्मफुल आपके पार्टिकल्स हैं खेतों में जो जलाए जाने के कारण जो एराइज होते हैं वो कम से कम डिसमिनेट नहीं होगा, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, राइट। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका एमिशन रिड्यूस हो जाएगा और इनकी क्वांटम दी गई 9.7 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट
जो है एमिशन रुक जाएगा। आप सोचो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और बिसाइड्स जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जलाए जाने पर देखते हो हवाओं में उड़ते हैं, राइट, उनको देखा नहीं जा सकता और बहुत मिनिमलिस्टिक है, पर एक रफ एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ। कुछ भी आप बर्न करो तो कैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हवाओं में दिखते हैं, ये पर्टिकुलेटेड मैटर जो 2.5 अराउंड 66 टन 1000 टन जो है रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप जो ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो, तो आपके चेस्ट पे चले जाते हो, आप अस्थमा, टीबी जैसी बीमारियों के कॉज बनते हैं और कैंसरस हो सकता है। तो इनका जो है एमिशन रिड्यूस हो सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस अलॉन्ग विद द 2.5 पर्टिकुलेट मैटर का एमिशन रिड्यूस हो जाता है अगर हम खेतों में इन पराली को न जलाएं, राइट। और बिसाइड्स दैट, अगर ये जो कंपनीज हैं यहाँ खेतों से जो है इन स्टबल्स को प्रोक्योर कर रही हैं, तो किसान जो है इन स्टबल्स को जो है पराली को जो इन कंपनीज को या गवर्नमेंट को बेच सकता है और उसके थ्रू जो कुछ पैसा वो गेन कर सकता है। और उनका वॉल्यूम दिया गया है अराउंड 550 रुपीज़ या अराउंड 1500, यानी कि 1500 जो है पर टन। एक टन पे जो आप 500 से 1500 तक फार्मर जो है इस स्टबल को बेच करके गेन कर सकते हैं, राइट। जैसे भी मार्केट कंडीशन प्रिवेल हो, जैसा भी डिमांड एंड सप्लाई हो, तो फार्मर्स इसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक विन विन सिचुएशन है कि आपका क्लाइमेट चेंज भी एड्रेस हो सकता है, क्लाइमेट चेंज और स्टबल बर्निंग के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस और ये पर्टिकुलेट मैटर्स का जो एमिशन, इनका रिडक्शन हो सकता है। और इनकी सस्टेनेबल हैंडलिंग अगर की जाए तो फार्मर्स की जो इकोनॉमी है, जो अपनी नरेंद्र मोदी जी का जो एम्बिशन है कि फार्मर्स की इनकम को दुगना करना, यानी कि डबल द फार्मर्स इनकम, उसमें भी ये असिस्ट करेगा, राइट। तो अब देखते हैं कि इनका बेनिफिट्स क्या है। कि तो सबसे पहले राइस स्ट्रॉ जो है एक बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं जो कॉम्प्रेस बायोगैस पावर प्लांट्स और पिलेट्स के लिए। कॉस्ट पे, चीपर कॉस्ट पे, आप कोयले से तो कहीं ना कहीं ये राइस स्ट्रॉ सस्ते ही होंगे, राइट। और भी जो कंप्रेस बायोगैस पावर प्लांट्स के लिए आप रिसोर्सेज ले रहे हो, उसमें कहीं जो है राइस स्ट्रॉ काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, राइट। और इसलिए जो है कंपनीज के लिए भी एक बेनिफिशियल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि अगर वो फार्मर से जो अगर प्रोक्योर करके ऐसा जो है रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज जो है उनका यूटिलाइज करें, तो एक विन विन सिचुएशन सबके लिए होगी। बिसाइड्स दैट 30% जो टारगेट जो पंजाब का प्रोक्योरमेंट राइस स्ट्रॉ का दिया गया है, उसमें जो है ये 5% कंप्रेस्ड बायोगैस पावर प्लांट्स हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट की स्कीम चलाएगी जिसको सतत स्कीम बोलते हैं। सतत एक एक्रोनिम है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि क्लीन एनर्जी पे बेस्ड जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी फ्यूल चाहिए होगी, और ये फ्यूल अगर इस कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पावर प्लांट्स के थ्रू ही आए, राइट। जो CNGs आप यूज़ करते हो, अगर उनका यूटिलाइजेशन इन्हीं के कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पावर प्लांट्स के थ्रू ही यूज़ किया जाए, तो ये स्कीम जो है दोनों साइड पे हेल्पफुल होगी। एक तो आप क्लीन एनर्जी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करोगे, और दूसरा जो है स्टेबल बर्निंग से जो आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है, उसको जो है इन बायोगैस के पावर प्लांट्स में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो एक सर्कुलर सिस्टम बन सकता है जो एक दूसरे को हेल्प करे, राइट। अब इसका नेक्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट जो होगा, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा। गांव में जो है स्टेबल बर्निंग अगर मार्केटिंग होने लग जाए, तो गांव में जो एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो जाएंगे, जो इन स्टबल्स को, जो इन पराली को बेचना शुरू करेंगे, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डअप होगी। और जैसा मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे पर टन, एक टन पे जब 500 से 1500 तक जो फार्मर्स इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ये सबसे पहले तो फार्मर्स की इनकम को जो है इंक्रीज करेगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है, एक पॉजिटिव सिनेरियो जो हर किसी को जो बेनिफिट क्रिएट करेगा। बिसाइड्स हैंडलिंग क्लाइमेट इश्यूज और स्टेबल बर्निंग वाला इशू, ये इकोनॉमी में भी जो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अभी रिसेंट में ये एक वर्बियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, एक जर्मनी की कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी है, राइट। उन्होंने एक बायो CNG प्रोजेक्ट जो एस्टैब्लिश किया है, जो कि 2.1 लाख टन ऑफ जो है आपकी जो स्टबल को यूटिलाइज करेगा, राइट। जो ऑफ अ टोटल 18.32 मिलियन टन ऑफ पैडी स्ट्रॉ एनुअली, यानी कि इतना 18 मिलियन टन जो आप जनरेट करते हो, जिसमें ये एक सोल कंपनी है वर्बियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो 2.1 लाख टन ऑफ जो है स्टबल यूटिलाइज करेगी। तो कितना सोचो, और भी अल्टरनेटिव अगर कंपनीज स्टैब्लिश की जाए तो कितना बेनिफिट क्रिएट हो सकता है, राइट। एंड इस साल में जो है जो पैडी रेसिड्यू कलेक्ट होगा विल प्रोड्यूस अराउंड 33 टन्स ऑफ CBG, यानी कि 33 टन जो है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस ये प्रोड्यूस करेगा, राइट।
जो कि है 600 to 650 टन्स ऑफ फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। और न सिर्फ ये कॉम्प्रेस बायोगैस पावर प्लांट्स में जो 33 टन्स प्रोड्यूस होंगे, बिसाइड्स दैट जो है ये ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी कि मैन्योर भी इनके थ्रू जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि आपकी 1.5 लाख टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो पर ईयर रिड्यूस कर सकता है। तो सोचो ये पॉजिटिव बेनिफिट सिर्फ एक कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा है, और भी अगर ऐसी कंपनीज सिर्फ पंजाब में नहीं बाकी स्टेट्स में अगर इस्टेब्लिश की जाएँ तो एक तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जनरेशन इनके थ्रू होगा, और ये स्टबल बर्निंग वाला इशू कितना पॉजिटिवली हैंडल किया जा सकता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जैसे इश्यूज हैं इनको प्रॉपरली टैकल अप किया जा सकता है मोर एसेंचुएटेड ऑन एग्रीकल्चर, राइट। और ये आपकी एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाएगी। यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, फिर इनकी जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग सेंटर पे होगी, इनका मैन का रिक्वायरमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स का होगा, तो ये एक इकोनॉमी बूस्टअप होगी। प्रोसेसिंग सेंटर से फिर जो है ये एनर्जी जनरेट होंगी, बायोमास पिलर जनरेट होंगे, फिर जो सोर्स ऑफ यूटिलाइजेशन जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इनका जो यूटिलाइजेशन होगा, और ये फिर जो ये यूटिलाइजेशन वाले सोर्स हैं थर्मल पावर प्लांट्स, ये मनी पे अप करेंगे और ये जो है रूरल इकोनॉमी को टोटली जो है असिस्ट करेगा। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी, राइट। तो उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लो कि जो पैडी स्टबल है, इस पर जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पावर जनरेट की जाएगी, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है 46 पर केजी, यानी कि 46 रुपये पर केजी जो है सिर्फ सतत स्कीम के थ्रू, यानी कि जो ये अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन वाली स्कीम है ना, क्लीन एनर्जी बेस, उसी में अगर इनको जो स्टबल बर्निंग को यूज़ किया जाए तो पर केजी पे जो है अराउंड ₹46 जनरेट किए जा सकते हैं, राइट। तो कितना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो सकता है फार्मर्स के लिए और प्रोडक्शन के लिए, यानी कंपनीज के लिए भी कितना बेनिफिट हो सकता है कि एक चीपर लेवल पे जो है एक रिसोर्स अवेलेबल जिससे वो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट पैडी स्ट्रॉ फ्रॉम 1 acre ऑफ क्रॉप यील्ड कैन प्रोड्यूस एन एनर्जी आउटपुट ऑफ मोर देन 17,000, यानी कि एक एकड़ में जो धान बोया जा रहा है या राइस की जो कल्टीवेशन हो रहा है, उसके जो स्टबल्स हैं ना, इनको उनका प्रॉपर हैंडलिंग की जाए तो वो अराउंड 17,000 जो है मनी जनरेट कर सकते हैं। तो कितना बेनिफिट, आई डोंट थिंक सो कि इतने पे पता नहीं राइस सेल करके भी इतनी इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट हो पाती है, नहीं, आई हैव नो आइडिया। बट सिर्फ एक वेस्ट जो कि आप खेतों में जला देते हो, इनका अगर यूटिलाइज किया जाए, एक एकड़ जो है आपको 17,000 रुपये पे अप कर सकता है, राइट। बिसाइड्स दैट ये 30% का जो टारगेट इनिशियली रखा गया है, तो ये एक अप्रोच है वेल्थ फ्रॉम वेस्ट तक, यानी कि जो खेतों में आप जला दे रहे हो उनका अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए, प्रॉपर हैंडलिंग की जाए, तो एक तो एनवायरनमेंट का इशू हैंडल होगा ही होगा, बिसाइड दैट वेल्थ भी जनरेट होगा, आपकी इकोनॉमी बूस्टअप होगी, गांव में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, मोर एंड मोर डिमांड सप्लाई मैंडेट होगी। और ये जो सॉल्यूशन पंजाब के पर्सपेक्टिव से दिया गया था, लेकिन ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं पॉसिबल सॉल्यूशन, इनका यूटिलाइजेशन कंट्री के बाकी स्टेट में भी, यानी कि यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, या और भी विसिनिटी में जो स्टेट्स हैं इनका यूटिलाइजेशन करके जो है हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है रिफॉर्म ला सकते हैं, राइट। और ये एक गेम चेंजर हो सकता है वहाँ रूरल इकोनॉमी के लिए। अब जो स्टबल है उनकी प्रोसेसिंग करके हम फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं। खेतों में देखते हो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हो, उनका शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो होता है कि आपकी खेती की प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ जाती है, पर इन द लॉन्ग टर्म जो आपकी ये खेत हैं इनकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, यानी कि बैरन होने लग जाते हैं, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र होता है। और क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र हैं तो जो भी बाकी बायोलॉजिकल जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका जो है इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ के थ्रू जो है इनकी डेथ हो जाती है, इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें जो कि इन राइस स्टबल के थ्रू बना हुआ है फ्रॉम द कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पावर प्लांट्स, तो अगर इनका यूटिलाइजेशन करके अगर खेतों में हम इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें तो एक सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस जनरेट हो सकती है, जो कि हमारी डिपेंडेंसी केमिकल फर्टिलाइजर्स पे उन पे रिड्यूस कर सकती है, राइट। तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक सस्टेनेबल फार्मिंग जो है जनरेट की जा सकती है, एक्टिविटी जनरेट की जा सकती है, और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बूस्टअप कर सकती है। जैसे मैंने बताया था, कलेक्शन, बेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग ऑफ बायोमास के लिए जो है ताकि कॉम्प्रेस बेस्ड जो है गैस पावर प्लांट्स यहाँ पे जाए, तो जो भी स्टबल हैं उनका जो कलेक्शन होगा, फिर उनकी बेलिंग, ऐसे गट्ठे बनाए जाएंगे, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स का रिक्वायरमेंट होगा, फिर
लेबरर्स का रिक्वायरमेंट होगा इन पावर प्लांट्स में इनको ले जाने के लिए। तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रास रूट लेवल से टू द टॉप जो है इनकी मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और ये क्या है, इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते हैं। सिर्फ पंजाब के नहीं, बाकी भी स्टेट में अगर ये प्रोसेस अप्लाई किया गया तो वहाँ की भी इकोनॉमी बूस्टअप हो सकती है, राइट। और ये सिर्फ जो है राइस स्टॉक के थ्रू में ही नहीं ये इशू हैंडल किया जा सकता है, बाकी और भी फसल हैं जो बिसाइड्स राइस, अगर गेहूं की भी फसल को अगर ऐसे आग लगाई जाती है मशीन्स का यूज़ करके, आजकल गेहूं की फसलों को काटा जाता है, तो वहाँ के भी हस्क को यूटिलाइज करके जो है और उनकी एनर्जी वैल्यू भी जो है पैडी से ज़्यादा होती है। तो बाकी क्रॉप्स को भी जो हम इस मेथोडोलॉजी के थ्रू जो है हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, और उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट में नहीं क्रिएट होगा। और एक विन विन इनिशिएटिव, जैसा मैंने बोला कि इन्वायरमेंट भी आपका बेनिफिट, एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी और चीपर मोड ऑफ एनर्जी है, तो किसानों को जो है पैसे मिलेंगे और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चीपर सोर्स में जो है रॉ मटेरियल मिलेगा। तो ये जो है एक वैल्यू एडिशन करेगा इकोनॉमी में। जिस चीज़ को आप जला दे रहे थे, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट समझ रहे थे, सोच रहे थे, वो आपका जो वेल्थ जनरेट करता है। तो ये फार्मर्स की इनकम को डेवलप करेगा। जो टारगेट है 2022 तक एनडीए गवर्नमेंट ने रखा था कि डबल द फार्मर्स, उनको जो है असिस्ट करेगा और एक सस्टेनेबल प्रोसेस होगा, राइट। और ये जो है पूरा प्रोसेस एक गेम चेंजर हो सकता है रूरल इकोनॉमी को। हम हमेशा टारगेट करते आ रहे हैं कि गांव से जो है गरीबी दूर हो, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इनका डोमिनेंस, इनकी जो है इकोनॉमी जो है बूस्टअप हो, लोगों को अच्छा जॉब मिले, क्योंकि गांव में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ही ज़्यादा है। तो अगर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बिसाइड दिस मिलेंगी तो मोर एंड मोर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, जो मैन है, मटेरियल है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और एक इकोनॉमी में जो है वैल्यू एडिशन सर्व करेगा, राइट। और हमारी कंट्री की जीडीपी को जो है और अपलिफ्ट करेगा, राइट। और सिर्फ ये कंट्री के अपलिफ्ट में नहीं, जो कोर कॉज ऑफ इशू, हर गवर्नमेंट का एम्फेसिस रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए होता है। तो ये जो पॉसिबल केस स्टडी जो हमने डिस्कस किया है, सिर्फ पंजाब नहीं बाकी स्टेट में भी हम इनका यूटिलाइजेशन करके जो है अपना जो है ये स्टबल बर्निंग वाला इशू जो है हम टैकल कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन कि स्टबल बर्निंग का जो इशू मैंने डिस्कस किया था इनिशियली कि अक्टूबर नवंबर में कैसे स्टबल बर्निंग जो है एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है। दिल्ली एनसीआर रीजन में हर जगह धुआं, फॉग, स्मोक जैसे इश्यूज होते हैं जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं इंडिविजुअल के हेल्थ में, लाइफ स्टॉक पे, वेजिटेशन पे, क्लाइमेट पे, एनवायरनमेंट पे। और इन्हीं इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट में इनिशियली ही काफ़ी अपनी जो उनकी खुद के इंडिविजुअल कमिटमेंट्स हैं कि अपनी जो एनर्जी की रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ होंगे। उन्होंने कुछ जो है एम्बिशियस टारगेट प्लान जो बिल्डअप किए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 500 गीगावाट बाई 2030 2030 तक जो है 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू यूटिलाइज करेंगे। 2070 तक जो है इंडिया में जो है नेट कार्बन एमिशन जो है जीरो अप हो जाएगा। बिसाइड्स बजट में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि निर्मला सीतारमन ने बायोमास पेलेट्स का यूज़ करने के लिए मैंडेटरी किया था कि थर्मल पावर प्लांट्स में जो बायोमास पेलेट्स का यूटिलाइजेशन किया जाए। और ये बायोमास पेलेट्स जो हैं राइस स्टबल और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के थ्रू जो है हम बायोमास पेलेट्स बना सकते हैं, राइट। तो ये सारा इशू जो मैंने डिस्कस किया था, बिसाइड जो एक्शन प्लान एक डिस्कस हुआ था इन C2 और XC2, कि कैसे खेतों में ही इन स्टबल्स को जो है सॉइल मिट्टी के साथ मिला के इनका प्रॉपर हैंडलिंग किया जा सकता है। बिसाइड दैट XC2 अगर इनको यहाँ खेतों से बाहर निकाल के इनकी प्रोसेसिंग करके आप जो एथेनॉल पावर प्लांट्स या थर्मल पावर प्लांट्स में इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, राइट। बिसाइड्स उसके जो है नीति आयोग ने जब FAO से रिक्वेस्ट की तो जो हमने अभी मॉडल डिस्कस किया है कि कैसे राइस स्टबल का यूज़ करके जो है एक सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डअप की जा सकती है जिससे कि जो है गाँव की इकोनॉमी अपलिफ्ट हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन कि स्टबल बर्निंग एक छोटा सा इशू है लेकिन कितना बड़ा कॉज क्रिएट कर रहा है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन इनकी प्रॉपर हैंडलिंग की जाए तो डबल विन गेम है, दो विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। एक तो एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिवली ये हैंडल किया जा सकता है, बिसाइड्स दैट एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ के इकोनॉमी भी आपकी जो कंट्री की आपकी रूरल इकोनॉमी बूस्टअप हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। अब आज का जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे बेस्ड है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैव द पोटेंशियल ऑफ नॉट ओनली टैकलिंग क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो हेल्पिंग इन रिवाइविंग रूरल इकोनॉमी।
यानी कि जो रेन्यूएबल एनर्जी का टारगेटिंग गवर्नमेंट ने दिया है, ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ही नहीं हैंडल करेंगे, रेदर देन इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि रूरल इकोनॉमी को भी ये बूस्टअप कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी ब्रीफली पास में डिस्कशन किया है, इसका आप आर्ग्यूमेंट इस क्वेश्चन पे जो बिल्डअप कर सकते हो उन टॉपिक्स के डिस्कशन के थ्रू, और आप इसको जो है 200 वर्ड्स में जो है आप अपने आंसर को जो स्ट्रक्चर कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन, होप यू लाइक इट, एंड टिल देन वर्क हार्ड, अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। सो गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।